नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी वक्फ कानून पर आज हुई सुप्रीम सुनवाई की, अखिलेश के प्लान से बौखलाई मायावती की, और बताएंगे कैसे बिहार को छोड़ गुजरात में सियासी कुआं खोदने में जुटे हैं राहुल गांधी। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। नए वक्फ कानून के तहत नियुक्तियों पर रोक, अगले आदेश तक संपत्तियों की स्थितियां भी नहीं बदलेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी की जांच शुरू हुई। प्रयागराज जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेस बोलेरो से टकराई, लोगों ने बाहर कूदकर बचाई जान, पर खदशे उड़े। हिमाचल में तूफानी हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, जमीन से उखड़कर कारों के ऊपर गिरे पेड़, कई इलाकों में बिजली ठप। अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण। बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू, दुर्गेश पाठक के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी पर केंद्र पर निशाना। सीआरपीएफ की अमित शाह ने जमकर की सराहना, बोले 31 मार्च 2026 तक देश से खत्म हो जाएगा नक्सलवाद। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन, ममता बनर्जी करेंगी दौरा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नफरती जुबान, दोहराई टू नेशन थ्योरी, कहा हम हर मायने में हिंदुओं से अलग। शेयर बाजार में आई तूफानी तेजी, 1500 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स, निफ्टी में भी जमकर खरीदारी। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही कई महत्वपूर्ण आदेश भी दिए। क्या है कोर्ट का फैसला, केंद्र को क्या मिला आदेश, क्या बदलने वाला है वक्फ बोर्ड में, चलिए सब बताते हैं। आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन था। इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांग स्वीकार कर ली और केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया, लेकिन इस समय के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ कानून के तहत कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड के मामले में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सीमा तय है। अब बात करते हैं कलेक्टर की कार्यवाही पर। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में कार्यवाही तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा। अगर कलेक्टर को कोई समस्या होती है तो वे कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, और अगर जरूरी हुआ तो कोर्ट उसमें बदलाव भी कर सकता है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और काउंसिल की संरचना को लेकर भी कुछ अहम बातें कही। सीजेआई ने कहा, एक्स ऑफिशियो सदस्य किसी भी धर्म से हो सकते हैं, लेकिन बाकी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। यानी कुछ खास पदों पर धर्मनिरपेक्ष सदस्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्य सदस्य मुस्लिम ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम 2025 के अनुसार वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को अगली सुनवाई तक रद्द नहीं किया जाएगा। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से राजीव धवन, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। इन वकीलों ने वक्फ कानून को चुनौती दी और कोर्ट से इस मामले में फैसले की मांग की। वहीं सरकार की ओर से तुषार मेहता के साथ राकेश द्विवेदी और रंजीत कुमार भी कोर्ट में मौजूद थे। बता दें कि कुछ राज्यों ने इस कानून के पक्ष में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। इन राज्यों का कहना था कि वक्फ अधिनियम 2025 उनके क्षेत्र में लागू होना चाहिए, जिससे पूरे देश में एक समान प्रक्रिया बने। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई वकीलों ने वक्त की मांग की ताकि वे अपनी बात रख सकें। अभी तक जो हुआ उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला वक्फ बोर्ड और संबंधित कानूनों के भविष्य को तय करेगा। 16 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कुछ विपक्षी पक्षों के विरोध के कारण इस प्रक्रिया में रुकावट आई। अब अगली सुनवाई के बाद हम जानेंगे कि क्या बदलाव होते हैं और वक्फ कानून में किस तरह की दिशा तय होती है। ये सुनवाई सिर्फ वक्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े हर पक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम इसे पूरी तरह से बदल सकता है। क्या होगा अगला कदम? क्या केंद्र सरकार नए बदलावों को स्वीकार करेगी? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में है। नजरें अब 7 दिन बाद होने वाली अगली सुनवाई पर है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश के सियासी महासमर में अखिलेश यादव और मायावती के बीच की लड़ाई अब चमचमाती तलवार बन चुकी है।
2027 के विधानसभा चुनाव में किसकी सियासी नैया तैरती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वह सियासी इतिहास में एक नई शुरुआत की तरह दिखाई दे रहा है। सपा की नजर बसपा के दलित वोट बैंक पर है और मायावती घबराई हुई हैं, कहीं उनके हाथ से ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ना निकल जाए। दरअसल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा की सियासी दिशा ही बदल दी है। अब वह यादव मुस्लिम गठजोड़ से हटकर दलित नेताओं को अपनी पार्टी में तवज्जो दे रहे हैं। बसपा के पुराने नेता जैसे दद्दू प्रसाद को सपा में शामिल करके अखिलेश दलित समाज को साधने की कड़ी में सटीक कदम उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या यही कदम बसपा के लिए विनाश का कारण बनेगा? आपको बता दें कि रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान ने आगरा में बवाल खड़ा कर दिया। करनी सेना ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया और सपा के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी, लेकिन अखिलेश ने पूरी मजबूती के साथ रामजीलाल सुमन का समर्थन किया और सपा की दलित राजनीति को सामने लाने का फैसला किया। आगरा जो हिस्टोरिकली दलित राजनीति का मजबूत केंद्र रहा है, अब अखिलेश का सियासी दांव साबित हो सकता है। और तो और अखिलेश 19 अप्रैल को आगरा पहुंचकर एक बड़ा सियासी ऐलान कर सकते हैं। अब अखिलेश ऐसा कर रहे हों और मायावती को कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मायावती को अब सपा की दलित राजनीति से खतरा साफ नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर सपा को आलोचना करते हुए कहा कि ये पार्टियां दलितों के वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि दलित समाज को सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए और उन्हें अपने महापुरुषों और संघर्षों के बारे में बताना चाहिए, न कि दूसरों की आलोचना। अब मायावती के इस बयान का सीधा असर सपा की दलित राजनीति पर पड़ा है और मायावती के लिए एक और चिंता का कारण बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद का दलितों के बीच तेजी से बढ़ता हुआ प्रभाव और कांग्रेस का दलित समुदाय पर फोकस मायावती की सियासी नींद हराम कर रहा है। कांग्रेस ने भी दलितों के लिए अपनी रणनीति बनाई है, जिससे मायावती का खाता और भी सिकुड़ता दिख रहा है। वहीं अखिलेश की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति अब सपा के दलित वोट बैंक को मजबूती देने का बड़ा हथियार बन चुकी है। कुल मिलाकर मायावती और अखिलेश के बीच का सियासी जंग अब केवल दलित वोटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी का सवाल बन चुका है। कौन जीतेगा इस मुकाबले को? क्या अखिलेश यादव की रणनीति मायावती की सत्ता को खत्म कर देगी? उत्तर प्रदेश के हर चुनावी परिणाम पर अब सिर्फ दलित वोटों का असर नहीं होगा, बल्कि ये संपूर्ण राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा। फिलहाल इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। 2025 में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला बिहार में होने वाला है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात में कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि गुजरात में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे। अब सवाल उठता है कि जब बिहार चुनाव सिर पर है, तो राहुल गांधी गुजरात में क्यों सक्रिय हैं, जहां कांग्रेस पिछले 30 साल से सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात के मोडासा में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यही राज्य वह जगह है जहां से बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को चुनौती दी जा सकती है। उनका कहना है, अगर हमें बीजेपी को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाएगा। राहुल का मानना है कि देश में सिर्फ 2 विचारधारा वाली पार्टियां हैं, एक बीजेपी आरएसएस और दूसरी कांग्रेस। उनका दावा है कि सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। वहीं बिहार में कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है और पार्टी को अपने पुराने सहयोगी आरजेडी के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है। चुनावी तैयारियों के बीच राहुल गांधी के पास बिहार में पार्टी संगठन को मजबूत करने का वक्त नहीं है। कांग्रेस ने आरजेडी से 90 सीटों की मांग की है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को केवल 70 सीटें दी थी। हालांकि कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत पाई, जबकि आरजेडी ने 75 सीटें जीती। महागठबंधन को 110 विधायक भेजे। कांग्रेस का खराब प्रदर्शन बिहार में महागठबंधन को सत्ता में लाने में रोड़ा बना। वहीं गुजरात में कांग्रेस का हाल और भी बुरा है। 1995 में छबील दास मेहता के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने वहां अपनी सत्ता स्थापित की और तब से गुजरात कांग्रेस के लिए अभेद्य किला बन गया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता या तो बीजेपी में शामिल हो गए या फिर पार्टी से पूरी तरह कट गए हैं। हार्दिक पटेल जैसे नेताओं पर दाव खेलने के बाद भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली।
अब हालत यह है कि कई जिलों में कांग्रेस के पास ना तो जिताऊ उम्मीदवार हैं और ना ही टिकाऊ कार्यकर्ता। गुजरात के राजनीतिक इतिहास को देखें तो ये साफ होता है कि देश में बदलाव की शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। 1974 का छात्र आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन और बीजेपी का उदय सब कुछ गुजरात से ही हुआ। कांग्रेस मानती है कि अगर वह गुजरात में बीजेपी को हराने में सफल रही तो ये संदेश पूरे देश को जाएगा। इसके बाद बाकी राज्यों में भी कांग्रेस को बल मिलेगा। मगर खास बात यह है कि गुजरात में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल गांधी ने भले ही सख्त कदम उठाने का दावा किया हो, लेकिन कांग्रेस में नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की कोई परंपरा नहीं है। इसके अलावा जिले और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस के पास संगठन को चलाने के लिए स्थानीय नेताओं की कमी है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास आरएसएस का मजबूत नेटवर्क है जो ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन को पूरी तरह से चला रहा है। देखा जाए तो राहुल गांधी की गुजरात में सक्रियता केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि कांग्रेस की भविष्यवाणी और संगठन की मजबूती की दिशा में एक लंबी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। अब ये देखना होगा कि वे अपनी योजनाओं को कितनी जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू करते हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात जरूर करेंगे। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हिंसा और अराजकता बढ़ रही है, जिसमें हिंदू समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक घटनाओं में हिंदू परिवारों को जानबूझकर परेशान किया गया, जिससे करीब 500 हिंदू पलायन करने को मजबूर हुए। इस हिंसा की जांच से सामने आया कि ये पूरी साजिश थी, जिसमें तुर्की से फंडिंग और मदरसों की मिली भगत थी। ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस की नाकामी के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है और हिंसा फैलाने वाले बेखौफ हो गए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ और हिंसा से स्थिति और भी गंभीर हो रही है। ममता की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बंगाल में अराजकता का माहौल बना हुआ है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा की भावना पनप रही है। इन हालातों में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना जरूरी है ताकि स्थिति नियंत्रण में लाई जा सके। फिलहाल के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।